read our economics chapter, The Story of Village Palampur. आज हम इस कहानी के माध्यम से, एक गांव की कहानी के माध्यम से जानेंगे प्रोडक्शंस के सभी कॉन्सेप्ट्स के विषय में। इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों को प्रोडक्शन के सभी विचारधाराओं को बताना है, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। यहाँ पर एक पालमपुर गांव की कहानी ली गई है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मीन्स एक काल्पनिक गांव है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक प्रोडक्शन के मेथड को समझाने के लिए काल्पनिक गांव के रूप में लिया गया विचार है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे किस तरह से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियां वर्कआउट होती हैं। फार्मिंग इस गांव का प्रमुख एक्टिविटी जो गतिविधि मानी जाती है व्यवसाय के रूप में, उसको फार्मिंग को माना जाता है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज, खेती से अलग कुछ अन्य गतिविधियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं, जस्ट लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट। ये सब गतिविधियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। These production activities need various types of resources. जितनी भी प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियां होती हैं उनको अलग अलग तरह के संसाधनों की जरूरत होती है। अब ये संसाधन कैसे होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी। इन सब की जरूरत एक प्रोडक्शन के लिए नीडेड होता है। पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है जो नेबरिंग विलेज और टाउन्स के साथ वेल रोड कनेक्टेड है। यहाँ पर रोड कनेक्शन आसपास के गांव के साथ बहुत अच्छा है। रायगंज को यहाँ के बिग विलेज के रूप में जाना गया है। आसपास सिचुएटेड है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड connect the village to Raiganj and further on the nearest small towns of शाहपुर। यहाँ का रोड कनेक्शन डेवलप होने के कारण जो आसपास के विलेजेस हैं जस्ट लाइक रायगंज, उसके साथ इसका कनेक्शन होने के साथ साथ यहाँ के जो टाउन्स हैं जस्ट लाइक शाहपुर नियरेस्ट स्मॉल टाउन है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन रोड से जुड़ा हुआ है। Many kinds of transport are visible on this road starting from, यहाँ पर अलग अलग तरह के वाहन हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक बुलक कार्ट्स, डोंगास, बोगीज लोडेड बाय जैकरी, जिन पर सामान लोड किया जाता है। जस्ट लाइक गुड़ का निर्माण यहाँ पर होता है। और अन्य कम्युनिटीज यहाँ पर मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर और ट्रक्स, ये सब व्हीकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस गांव की अगर हम बात करें, दिस विलेज इज अबाउट 450 फैमिलीज। यहाँ पर जो जनसंख्या है उस परिवार के फैमिलीज के रूप में यहाँ पर 450 फैमिलीज हैं। उनमें से अलग अलग कास्ट से सब बिलोंग करती हैं। 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट फैमिलीज के रूप में जानी जाती है, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, अपनी लैंड के मालिक हैं। उनके जो घर बने हुए हैं वो बड़े हैं, ईंटों से बने हुए हैं और सीमेंट से प्लास्टर्ड होम्स हैं। अन्य जो वर्ग है वो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज का है, जो यहाँ की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा माना जाता है और गांव के कॉर्नर पर विलेजेस में ही वो रहते हैं। और उनके जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं, घास फूस से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर आर all the tube wells in the fields and used in various types of small businesses. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज भी डेवलप हो चुकी है और जो यहाँ के किसान हैं वो ट्यूबवेल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और छोटे छोटे व्यवसाय के लिए भी, बिजनेस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल यहाँ पर सिचुएटेड है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर एक प्रमुख हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमारों का इलाज होता है। तो इन सब फैसिलिटीज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। We have already know the NCERT chapter in our online classes, so you will understand all main terms in this video. And first term is organization of production. Production का संगठन कैसे होता है? The main aim of production is to produce goods and services. जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका मेन टारगेट होता है सामान का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन करना, जो जरूरत भी होती है।
देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो सेवाओं का उत्पादन हो या सामान का उत्पादन हो, उनके लिए फोर रिक्वायरमेंट जरूरी होती हैं। फर्स्ट इज लैंड। लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति से हमें प्राप्त है, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लैंड की बात करें तो ये एक फिक्स्ड साधन माना जाता है, क्योंकि जो लैंड की मौजूदगी है वो स्थायी है। जितनी लैंड हमारी अर्थ पर मौजूद है वो फिक्स्ड है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर दो तरह की होती है। एक लेबर जो स्किल लेबर होती है, जिसको टेक्निकल ज्ञान होता है, मीन्स जो मशीनरी चला सकती है, टेक्नोलॉजी को जानती है, वो स्किल्ड लेबर में काउंट होती है। और ऐसी लेबर जो मैनुअल वर्क करने में सक्षम होती है, उसको हम सेकंड नंबर की लेबर की कैटेगरीज में काउंट करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के लिए दोनों टाइप्स की लेबर का होना जरूरी होता है, दोनों लेबर वर्क करती हैं तभी प्रोडक्शन होता है। तो इन दोनों की हेल्प से ही आप प्रोडक्शन को कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर टेक्नोलॉजी के द्वारा मशीनों का उपकरणों को चला सकती है और मैनुअल लेबर अन्य कार्य करती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल वो पूंजी जिसकी जरूरत हमें उत्पादन को चलाने के लिए होती है। अब ये पूंजी किस तरह की होती है? इस पूंजी के रूप में हम टू कैटेगरीज को इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड देन सेकंड इज आपकी होती है वर्किंग कैपिटल। दोनों कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? हम लोग बात करते हैं टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स की। जब हम कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं उसमें उपकरण, मशीनें, इन सब की हमें जरूरत होती है, और वो प्लेस जहाँ पर हम उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री लगा सकें, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन ये सब चीजें कैसी होती हैं? आप इन चीजों पर एक बार इन्वेस्ट करो, मीन्स आपने मशीनें लगाई, फैक्ट्रीज में जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई और टूल्स औजार खरीदे, आपने एक बार इन पर इन्वेस्ट कर दिया तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास मौजूद रहती हैं। इसी तरह से जो किसान होते हैं वो अपनी खेती के लिए सोफेस्टिकेटेड मशीनों का यूज करते हैं, जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स हो गए आपके, ये भी सब मशीनें होती हैं। तो इन सब पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक बार होता है और लंबे समय तक ही आपके पास अवेलेबल रहती है। तो इस तरह की जो सब इन्वेस्टमेंट होगी ये आपकी फिक्स कैपिटल हो गई। एक बार आपने इन पर पैसा इन्वेस्ट किया और ये आपकी पूंजी लंबे समय तक के लिए स्थायी हो जाती है। द नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, उसके लिए हमें कच्चे माल की जरूरत होती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में जो बुनकर होते हैं उनको धागा चाहिए, एंड जो पॉटर्स हैं उनको मिट्टी की जरूरत होती है कच्चे माल के लिए। जब तक उनके पास ये वेराइटीज उपलब्ध नहीं होंगी तब तक वे अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह से थोड़े से ऐसा मनी भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है अपने पास, कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं थोड़ी थोड़ी सी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम तुरंत उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो हाथ में पैसा होना और कच्चा माल उपलब्ध होना, ये उस प्रोडक्शन की वर्किंग कैपिटल मानी जाती है। मींस प्रोडक्शन के वर्क के दौरान जिसको हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकें, वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो इस तरह से दोनों फिजिकल कैपिटल हमारे पास मौजूद होनी चाहिए एक प्रोडक्शन को रन करने के लिए। अब फैक्टर्स क्या होते हैं प्रोडक्शन के? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, labor, physical capital, human capital also as factors of production। अभी तक हमने तीनों फैक्टर्स के बारे में जाना, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तीनों फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? हम लोगों के पास अगर हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, लैंड भी है, लेबर भी है एंड फिजिकल कैपिटल भी है, फिजिकल कैपिटल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सबको कंबाइंड करके प्रोडक्शन की गतिविधि को संचालित कर सके। ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर क्षमता हो इन सबको सही वे में संचालित करने की, इन सबको संगठित करने की। तो वो व्यक्ति या वो सब पूंजी जो इन सबको इन्वेस्ट करके एक साथ कंबाइंड जोड़कर उत्पादन करती है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ये चारों फैक्टर प्रोडक्शन के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं, तभी किसी भी चीज का उत्पादन होता है।
अब बात कर रहे हैं हम वन बाय वन सभी फैक्टर्स के विषय में। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग का व्यवसाय हमने जाना। लैंड उसके लिए मेन जानी जाती है। फार्मिंग का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर में है और यहाँ पर 75% पीपल ऐसे हैं जो खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। दो कैटेगरीज फार्मर्स की हैं। एक तो वो फार्मर्स जिनके पास अपनी जमीन है, जो अपनी लैंड पर काम करते हैं, और दूसरी कैटेगरीज उन फार्म लेबर्स की है जो दूसरों की जमीनों पर मजदूरों के रूप में किसान का काम करते हैं। देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शंस। यहाँ पर अलग अलग विरोधाभास हमें देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन को लेकर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है, कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध लैंड है, वो फिक्स्ड है। इन 1960 से पहले पालमपुर में कोई भी लैंड का जो अंडर कल्टीवेशन थी उसका विस्तार नहीं हुआ था। उसके बाद some of the waste land of the village has been converted into cultivable land। जो गांव की वेस्ट लैंड थी, बेकार लैंड पड़ी हुई थी, उसको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा स्कोप मौजूद नहीं है जिसके द्वारा कल्टीवेबल लैंड को डेवलप किया जा सके। मीन्स ऑल लैंड यहाँ पर अब कल्टीवेबल लैंड में काउंट होती है। अब लैंड को जब हम मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसको हम हेक्टेयर में मेजर करते हैं, लेकिन गांव की भाषा में इसको आज भी बीघा कह दिया जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर होती है। एंड व्हेन 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, आपका क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर आपका एरिया इसमें माना जाता है। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम एक सेम लैंड पर अधिक से अधिक फसल उगा सके, क्योंकि हम लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकते। पालमपुर would resemble a village of western part of state of उत्तर प्रदेश। जो पालमपुर विलेज है उसकी लोकेशन मानी गई है वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। यहाँ की जो और लैंड है वो कल्टीवेटेड हो चुकी है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई लैंड अब वेस्ट नहीं है। लेकिन रेनी सीजन में जब खरीफ की फसल का ग्रो करने का सीजन होता है, फार्मर्स ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स यूज टू कैटल फीड्स, और इनको अपने जो मवेशी वो पालते हैं उनके भोजन के रूप में यूज करते हैं। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। और उसी लैंड पर जब इनकी फसलों की कटाई हो जाती है तब वो अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आलू का उत्पादन करते हैं। इन द विंटर सीजन, विंटर के सीजन में, रबी का सीजन जब माना जाता है, वहां पर गेहूं की खेती की जाती है। एंड गेहूं का जो उत्पादन होता है उसमें, उसके बाद जब गेहूं ग्रो हो जाता है, जो किसान होते हैं वो अपनी फैमिली के उपभोग के लिए जितना गेहूं उनको चाहिए उतना रख लेते हैं और एक्स्ट्रा अतिरिक्त गेहूं को रायगंज की मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरह से एक ही लैंड पर अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल लेना, एक ही लैंड पर अलग अलग टाइप की फसलों को ग्रो करना, हम कौन सा मेथड कहलाता है, ये आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड कहलाता है। इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जो एक समय में एक लैंड पर एक टाइम पीरियड में 1 ईयर में अलग अलग टाइप्स की फसलों को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड कहलाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। यहाँ पर इन सब फसलों से अतिरिक्त कुछ हिस्सा लैंड का ऐसा भी है जहाँ पर शुगर केन, गन्ने का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, और शुगर केन को कच्चे माल के रूप में या फिर गुड़ का निर्माण करके शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। शाहपुर में इसका व्यापार किया जाता है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s। भारत में जो फसलों का डेवलपमेंट था उसकी शुरुआत करते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960s के अंत में शुरू हुई थी। इंडियन फार्मर्स कल्टीवेटेड व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई वैरायटी शीट्स। इस मेथड के द्वारा मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया गया खेती के लिए, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज को यूज किया गया। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, जो परंपरागत बीज होते थे उनकी तुलना में ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स गारंटी देते हैं कि आप एक सिंगल प्लांट पर अधिक अमाउंट में ग्रेन्स का उत्पादन कर सकते हो इन वैरायटी सीड्स को यूज करके। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड रो नाउ प्रोड्यूस इन लार्जर क्वांटिटीज। यही रिजल्ट था कि हरित क्रांति के कारण एक सेम पीस ऑफ लैंड पर अब अधिक से अधिक फूड ग्रेन्स आइटम्स को
उगाना संभव था जैसा कि पहले पॉसिबल नहीं था। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्राई दिस मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स। इस मेथड को डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों ने खेती के लिए ट्यूबवेल सिंचाई के साधनों को डेवलप किया ट्यूबवेल्स के रूप में, और हाई वैरायटी सीड्स को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को खेती के लिए यूज किया। सम ऑफ देम ब्रॉट देम फ्रॉम मशीनरी, और इसके तहत उन्होंने, कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स कभी खरीदी गई, क्योंकि इससे उनका जो सिंचाई का काम था और हार्वेस्टिंग का काम था, कटाई का, वो तेज हो गया था। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको अब सेम पीस ऑफ लैंड पर अधिक से अधिक फसल की प्राप्ति होती थी। यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको जरूरत होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के डेवलप्ड साधन, चाहे वो कैनल्स के रूप में हो, पंप सेट्स या डैम से मिल रहे हो, या फिर ट्यूबवेल्स आपके, और फार्म मशीनरीज जिसमें डीजल की जरूरत होती है। तो इन सब के लिए इन्वेस्ट करने की भी नीड होती है, जो किसानों की इन्वेस्ट की कीमत को भी इंक्रीज करती है। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड को इंक्रीज किया जा सकता है? लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, लैंड को एक प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, एंड इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। इसको यूज करते हुए हमें बहुत अधिक सावधान होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स है वो बताती है कि जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हरित क्रांति के दौरान यूज किए गए, ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, वो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ओवर यूज को बताते हैं। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हरित क्रांति के कारण, खेती के क्षेत्र में जो हरित क्रांति हुई उसके कारण हमें समस्याएं देखने को मिली, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होना, और किसके कारण, जो उन मेथड्स के दौरान केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स के द्वारा जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज किया गया, उसके कारण जो पानी का लेवल था, वाटर टेबल था, वो भी निचले स्तर पर चला गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, ये दोनों का ह्रास होना एक डिफिकल्ट समस्या मानी जाती है, क्योंकि इनको मेकअप होने में कई साल लग जाते हैं। एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनको रीस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture। यही कारण है कि सलाह दी जाती है कि अगर हम फ्यूचर में कोई भी खेती से संबंधित डेवलपमेंट की सोचते हैं तो हमें इन पर्यावरण संबंधी समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और तुरंत पानी में घुल जाते हैं, जिसके कारण ये इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। बट these may not be retained in the soil for long time, लेकिन ये मिट्टी में लंबे समय तक नहीं रह सकते। They may escape from the soil, ये मिट्टी से निकल जाते हैं और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, या रिवर्स और लेक के पानी को पोल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया। जो हरित क्रांति में मॉडर्न टेक्निक यूज की गई, उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनके कारण जो बैक्टीरियाज होते हैं मिट्टी में, या छोटे छोटे जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हमने जाना चैप्टर्स के थ्रू कि जो फीताकृमि है, मीन जो अर्थवर्म है, वो किसानों के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो सब इन केमिकल्स के यूज के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिसका लॉस भी मिट्टी की फर्टिलिटी के कम होने के रूप में देखने को मिलता है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, इसके लिए आपकी बुक में एक डायग्राम भी दिखाया गया है। चैप्टर के बीच में एक डायग्राम दिखाया गया है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर पाया जाता है। पालमपुर विलेज में यहाँ पर एक प्लॉट है, ये छोटे छोटे प्लॉट्स बताते हैं कि छोटे छोटे लैंड्स हैं कुछ किसानों के पास। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अधिक 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जो जमीन है वो, जो प्लॉट्स हैं वो अधिक बड़े हैं, मीडियम किसान उनको कहा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग प्लॉट्स दिखाए गए हैं लैंड के, और एक डायग्राम के थ्रू भी इसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ डायग्राम बताता है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं
वो उनके बीच जमीन का वितरण कैसे पाया जाता है। डायग्राम शो दैट 80%, यहाँ का जो 80% है वो स्मॉल फार्मर्स का है, जो केवल 36% लैंड को कवर करते हैं। मीन्स 80% किसान ऐसे हैं जो स्मॉल है, और वो केवल 36% लैंड एरिया को कवर करते हैं खेती के लिए। 80% किसान स्मॉल किसानों के रूप में जाने जाते हैं, जो 36% लैंड एरिया को कवर करते हैं। और जो नेक्स्ट परसेंटेज आपका माना जाता है, 20% जो लैंड है वो 60% जो लार्ज किसान है उनके द्वारा यूज की जाती है। 60% लार्ज किसानों के द्वारा उसको यूज किया जाता है। तो ये बताता है कि कितना असमान वितरण यहाँ पर मौजूद है लैंड के रूप में। हमने जाना था कि जो किसान है वहाँ के, यू मस्ट हैव रियलाइज नाउ इम्पोर्टेंट इज लैंड फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए कितना जरूरी होता है लैंड। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर सभी पीपल्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो कल्टीवेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। पालमपुर में 450 फैमिलीज बताई गई हैं, उनमें से भी 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, और सभी दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं ज्यादातर। और इनका नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास उत्पादन के लिए अपनी कोई लैंड नहीं है। More than half of the area of village is covered by plots. छोटे छोटे प्लॉट्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया गया है। एंड आर क्वाइट लार्ज इन साइज, और उनका जो प्लॉट्स का एरिया वो बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जिन पर अधिक से अधिक फसल नहीं हो सकती। देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम और लार्ज फार्मर। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो लार्ज फैमिलीज हैं या मीडियम किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। और उनमें भी कुछ किसान लार्ज फार्मर्स के रूप में जाने जाते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीनें हैं। तो इस तरह से पालमपुर में हम देख सकते हैं कि जमीनों का वितरण असमान देखा जाता है। अब यही कारण है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है वो अन्य खेतों पर लेबर के रूप में काम करते हैं। तो उनको लेबर के रूप में वर्क कौन प्रोवाइड करता है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी। लैंड फैक्टर के बाद लेबर नेक्स्ट नेसेसरी मानी जाती है उत्पादन के लिए। और फार्मिंग का कार्य ऐसा होता है जिसमें हार्ड वर्क की नीड होती है। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। इसलिए उनकी लेबर की जो जरूरत होती है वो स्वयं पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए उन किसानों को हायर करते हैं या उन वर्कर्स को लगाते हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती। यहाँ डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, इससे भी देख सकते हैं कि जो जितने भी देश हैं उन सब में भारत का एरिया ऐसा है जहाँ पर ब्लू ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं सबसे अधिक पीपल्स ऐसे हैं भारत में जो लेबर के रूप में वर्क करते हैं। सबसे अधिक परसेंटेज भारत में लेबर्स वर्ग का माना जाता है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, नेक्स्ट फैक्टर इज कैपिटल। इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। जब हम फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करते हैं, उनमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत अधिक कैपिटल पूंजी मनी की जरूरत होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब इसमें से जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं। अब वो उधार किन से लेते हैं, लार्ज फार्मर्स बड़े किसानों से, महाजनों से या व्यापारियों से। जैसा कि हमने चैप्टर में सविता के एग्जाम्पल के द्वारा भी जाना, जो तेजपाल सिंह से लोन लेती है और 25% पर उसको लोन मिलता है। यहाँ तक कि उसको शर्त भी माननी होती है कि वो हार्वेस्टिंग सीजन में कम रेट पर, मजदूरी के कम रेट पर उसके खेतों में काम करेगी। तो इस तरह से छोटे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, और इस तरह के जो लोन वो प्राप्त करते हैं उन पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ग्रेट हाई होता है, और जिसको अदा करने के लिए उनको तनाव का भी सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एजेंसीज बैंक के द्वारा आसान किस्तों पे उनको ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो अतिरिक्त फसल बचती है उसको कैसे बेचा जाता है। द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड्स, जो किसान फसल उगाते हैं अपने खेतों पे, वो द व्हीट इज
हार्वेस्टेड, कटाई के बाद फसल का प्रोडक्शन का काम पूरा हो जाता है। फार्मर्स रिटेन द पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, अब किसान क्या करते हैं, अपने उपभोग की जरूरी चीज मात्रा को सेव कर लेते हैं और बाकी एक्स्ट्रा फसल को बेच देते हैं। अब बेचा किसे जाता है, उन ट्रेडर्स को जो मार्केट में इसको खरीदते हैं और अन्य दुकानदारों को टाउन्स और सिटीज में बेच देते हैं। इससे अलग जो बड़े किसान हैं या मीडियम फार्मर्स होते हैं, वो अपने सरप्लस प्रोडक्ट को बेच देते हैं और उस प्रोडक्ट से जो उनको एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको सेविंग के रूप में डिपॉजिट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और नेक्स्ट सीजन की फसल के लिए वो उनके लिए कैपिटल का काम करती है। Thus they are able to arrange for capital for farming for their own saving। इस तरह से जो बड़े किसान हैं या मीडियम किसान होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट सीजन की फसल के लिए अपनी सेविंग से ही पूंजी जुटा पाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत छोटी होती है, उनके पास ये समस्या होती है, उनके पास सेविंग नहीं बचती नेक्स्ट सीजन की फसल के लिए। बड़े किसान और मीडियम किसान अपनी सेविंग्स को कैटल, ट्रक्स, अन्य दुकानें आदि सेटअप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स के बीच में भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, खेती से अलग कुछ गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिनको हम गैर खेती एक्टिविटीज के रूप में जानते हैं। डेयरी उत्पादन प्रमुख माना जाता है, यहाँ पर कॉमन एक्टिविटी मानी जाती है। फैमिलीज, पालमपुर की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो डेयरी दूध का उत्पादन भी करती हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, यहाँ के लोग अपने मवेशियों को अलग अलग तरह की ग्रास, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं रेनी सीजन के दौरान, और उनसे जो मिल्क प्राप्त होता है उसको रायगंज में बेच दिया जाता है या फिर आसपास के बड़े गांव में उसको बेचा जाता है। Two traders from Shahpur towns have set up collections from shilling centers। दो व्यापारी ऐसे हैं शाहपुर के जिन्होंने सेंटर्स को लगाया हुआ है, जो यहाँ से दूध का कलेक्शन करते हैं और रायगंज में बेच देते हैं या फिर आसपास के टाउन्स और सिटीज में उसको बेच देते हैं। इस तरह से उत्पादन होता है दूध का। नेक्स्ट व्यवसाय ट्रांसपोर्ट, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर के रूप में इसको जाना जाता है। देयर आर वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, यहाँ पर हमने जाना यहाँ का जो रोड कनेक्शन है वो वेल डेवलप्ड है, और आलमपुर से रायगंज तक का रोड कनेक्शन डेवलप्ड माना जाता है। यहाँ पर रिक्शा वाले, टोंगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल्स ड्राइवर, ये इनसे अलग परंपरागत तकनीक से चलने वाले बुलक कार्ट्स, बोगीज यहाँ पर यातायात सर्विसेज के रूप में उपलब्ध हैं। ये पीपल्स के साथ साथ सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं और रिटर्न में उनको इनकम प्राप्त होती है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बड़ी संख्या में पीपल्स इस कार्य में जुटे हुए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज से भी जाना था, इन सब व्यवसाय से अलग यहाँ पर शॉपकीपिंग का भी व्यवसाय हम देख सकते हैं। शॉपकीपिंग के रूप में डेली जरूरत के सामान यहाँ पर बेचे जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही घरों में दुकानें खोल रखी हैं, जिनके बस स्टैंड के आसपास मकान हैं, उन्होंने वहीं पर दुकानों की सुविधा चला रखी है। कपड़ों से लेकर अन्य सभी वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। समरी के रूप में अगर हम बात करें, फार्मिंग यहाँ का मेन व्यवसाय है। ओवर द years there have been many important changes, और समय के साथ साथ यहाँ की खेती में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले। These allow farmers to produce more crops from the same amount of land। यहाँ के किसान एबल हो पाए एक सेम फिक्स्ड लैंड पर अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने में। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर, और यह प्रमुख अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि जो लैंड है वो फिक्स्ड है और कमी में मौजूद है। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन, लेकिन इस प्रोडक्शन को बढ़ाने की होड़ में एक बड़ा दबाव हमारी लैंड जैसे संसाधनों पर पड़ता है। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड, जो नए नए फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें कम लैंड पर अधिक पूंजी के इन्वेस्टमेंट के द्वारा अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस मेथड में मीडियम और लार्ज फार्मर्स तो एबल होते हैं अपनी सेविंग्स के द्वारा इस तरह के प्रोडक्शन को अरेंज करने में, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट सेशन में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मौजूद होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स की, उनके पास जो कि हमारी
पूरी जनसंख्या का 80% फार्मर्स इंडिया के ऐसे हैं जो स्मॉल फार्मर्स के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास इस पूंजी को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स, अपने छोटे छोटे प्लॉट्स के कारण उनका इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं होता कि वो आगे की सेविंग के लिए सफिशिएंट हो। द लैक ऑफ सरप्लस, इस तरह से अतिरिक्त फसल की जो कमी होती है वो उनको अनेबल बनाती है ऑब्टेन करने में उस कैपिटल को जो आगे के लिए सेविंग का काम करे। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अगली फसल को बोने के लिए उधार लेना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, जैसा कि सविता और तेजपाल की स्टोरी से आपने जाना। और ये डेब्ट साइकिल उनका चलता रहता है और वो पूरी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं। ये डेब्ट साइकिल कंटिन्यू किसानों को फेस करना पड़ता है। तो विद दिस चैप्टर यू नो ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू फार्मिंग। हमने इस चैप्टर के द्वारा जाना सभी फैक्ट्स को जो इस चैप्टर्स में बताए गए हैं। इस तरह से जो खेती की प्रक्रिया होती है उसमें समस्याएं आती है किसानों को, और ये प्रोडक्शन किस तरह से होता है। ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी नो इन दिस चैप्टर। तो आप इस वीडियो के द्वारा चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, सभी फैक्ट्स को जानेंगे, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टर्म्स हियर वेरी वेल। टिल देन, थैंक यू।